नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारी जन्म कुंडली के बारे में। हमारी जो जन्म कुंडली है, हॉरोस्कोप है, उसको हमें कब देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए, प्रिकॉशन क्या है, रेमेडी क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमारे जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। क्योंकि जब तक ये सारे डाउट्स आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप लगातार कितनी भी नॉलेज गेन करते जाइए, मगर प्रॉपर आपको सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को एनालाइज करना नहीं आएगा, समझना नहीं आएगा, तब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आज हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। नंबर 1, व्हाट इज हॉरोस्कोप। सेकंड, विच मेथड इज मोर इफेक्टिव, क्योंकि आज के समय में काफ़ी ज़्यादा मेथड एस्ट्रोलॉजी के प्रचलन में है, तो हम लोग अलग अलग मेथड को लेके कंफ्यूज रहते हैं। कोई किसी को फॉलो करता है, कोई किसी को फॉलो करता है, बट सब में डिफरेंस क्या है और कौन सा मेथड आज के समय में ज्यादा इफेक्टिव है और क्यों है। थर्ड इज व्हाट इज लगन चार्ट एंड वर्षफल। तो हम लोग हमेशा ये कंफ्यूजन में रहते हैं, हमारी इसकी महादशा चल रही है, उसकी अंतरदशा चल रही है, किसकी रेमेडी करें, किसका फल मिल रहा है, किसका फल नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर सारे के सारे डाउट्स अभी हम समझेंगे कि कैसे इन चीज़ों को समझना है, कब समझना है और किस समय पर ये चीज़ें एक्टिवेट होंगी। सपोज कीजिए आपकी कुंडली में कोई अशुभ योग पड़ा हुआ है। अब वो अशुभ योग क्या पूरी जिंदगी आपको परेशान करके रखेगा या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको परेशान करेगा, या कोई गंभीर बीमारी का योग है तो बीमारी कब आपको इफेक्ट देगी और कब उसके लिए आपको समझना है कि हमें रेमेडी की आवश्यकता है और वो रेमेडीज किस तरह से काम करेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज हॉरोस्कोप। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो हॉरोस्कोप है वो हमारे पिछले जो जन्म है, पिछले जन्म का लेखा जोखा है। यानी कि हमारे पिछले जन्म में हमने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी इस जन्म की हॉरोस्कोप हमें इंडिकेट करती है कि ये आपके पेंडिंग कर्मा हैं, ये आपके अधूरे काम हैं, ये गलतियां आपने पिछले जन्म में कर दी थी, उनको आपने इस जन्म में पूरा करना है, प्रायश्चित करना है। तो हमारी जो कुंडली है उसके अंदर टोटल आपको पता है कि 12 हाउसेस होते हैं। इन 12 हाउसेस में 6 हाउसेस जो हैं वो आपका भाग्य के हैं और 6 कर्मा के हैं। अब भाग्य भाव क्या है, यानी कि जीवन में जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो हम भाग्य में लिखवा के लेके आए हैं। जैसे इसके बारे में हम बाद में अलग से बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, काफी लंबा टॉपिक है। फिलहाल आप ऐसे समझिए कि लगन भाव। अब लगन भाव जो है वो भाग्य का भाव है। क्यों है? क्योंकि लगन है आपकी पर्सनैलिटी। तो ईश्वर ने आपको कैसी पर्सनैलिटी, कैसा रंग रूप देकर पैदा किया, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, वो आपके लिए तय हो गया। अब आपको अपने कर्मानुसार उसको मेंटेन तो रख सकते हैं। बात समझ? तो यहां पर आपने चीजों को समझना है कि हमें कर्म कौन से करने हैं और कर्मों के द्वारा कितना इफेक्ट लाया जा सकता है। सेकंड, विच मेथड इज मोर इफेक्टिव। अब कौन सा मेथड, क्योंकि यहां पर आज के समय में सबसे पुराना जो ज्योतिष की पद्धति है वो कौन सी है? पराशर ज्योतिष। और उसके बाद बहुत सारी पद्धतियां डेवलप हुई, जैसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, जैमिनी पद्धति और सबसे आखिर में आई लाल किताब। तो यहाँ पर ये सारे अलग अलग मेथड अपने आप में काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं, मगर हम किन चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। हर मेथड की अपनी एक विशेषता है, हर एक की अपनी एक पद्धति है, हर एक के अपने उपाय कराने का तरीका है। अब आज के समय में हमें कौन सी ज्यादा सुटेबल है ये आपको तय करना है। कैसे करना है? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो हमें ये पता है कि बीमारी के इलाज के लिए कई सारे पद्धतियां हैं, जैसे आयुर्वेदिक पद्धति, होम्योपैथी, यूनानी पद्धति, एलोपैथी पद्धति, इस तरह और भी 2-4 पद्धतियां होंगी। तो यहाँ पर हमने किस पे जाना है? अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारी फेवरेट तो जो है
आपका आयुर्वेद है या कोई होम्योपैथ को पसंद करता है, तो इसी तरह हम लोग भी किसी न किसी मेथड को जो हमें थोड़ा समझ में आ जाता है कि हाँ इसका ये राइट वे है, तो उसको पसंद करते हैं। मगर मैं बात करूं कि आपको अगर अचानक तकलीफ हो, पेट में दर्द हो, तो बेशक आपको आयुर्वेदिक पद्धति पसंद हो, होम्योपैथी पद्धति पसंद हो, मगर जब इमरजेंसी में कोई परेशानी आती है, ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, तो हम कहाँ भागते हैं? एलोपैथी की तरफ। और एलोपैथी पद्धति के अंदर सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे में चेक किया सकती हैं, क्योंकि आज की डेट में साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि ये आपके टेस्ट हुए, ये रिपोर्ट आई और आपने डॉक्टर ने चेक कर लिया कि आपको ये इशू है और उसकी उठा के मेडिसिन दे दी, आपको रिलीफ मिल गया, आप घर आ गए। अदर मेथड में क्या है कि डॉक्टर सिम्टम्स के आधार पर डायग्नोज करेगा। आपका हाथ पकड़ के आयुर्वेद के अंदर क्या है कि वो नाड़ी को चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग, अब वो डिपेंड करता है वो कितना काबिल है। मगर यहाँ पर आज के समय में डॉक्टर थोड़ा कम काबिल भी हो, मगर वो टेस्ट के आधार पर इजीली डायग्नोज कर लेता है कि प्रॉब्लम है क्या। तो इसी तरह यहाँ पर जो पद्धति है लाल किताब, अब लाल किताब आज की डेट में मोस्ट पॉपुलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लाल किताब के अंदर जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। प्रेडिक्शन जो है वो आपका इस तरह से डिजाइन की गई है कि और किसी मेथड से आप वो प्रेडिक्शन दे ही नहीं सकते। और ये 100% तय है। जब आप में से जो भी व्यक्ति अगर किसी और पद्धति की भी नॉलेज रखता है, साथ ही अगर वो लाल किताब को भी स्टडी करता है, तो निश्चित तौर पर वो इन बातों को समझ पाएगा कि आप कितनी एक्यूरेसी के साथ, कितने कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम लाल किताब पद्धति की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो रेमेडी एडवाइस की गई है वो रेमेडीज जो हैं आपका कम खर्चों में, कम समय में अपना काम कर देती हैं और निश्चित तौर पर करती हैं। हालांकि जो पुराने समय में पद्धतियां हैं जैसे कि पराशर ज्योतिष, वहां पे जो रेमेडी के पैटर्न है वो मंत्र उच्चारण की विधि को प्राथमिकता दी गई है, मगर मंत्र उच्चारण की विधि आज के डेट में करना संभव नहीं है। ना तो किसी के पास इतना समय है, ना ही वो उस विधि से भली भांति परिचित है। अब लाल किताब के अंदर क्या है कि हम लोग सीधा सीधा ये चीज आप जल प्रवाह कर दीजिए, ये आप धर्म स्थान में दे दीजिए, या कोई प्लेनेट बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट में है तो उसके लिए आप ये चीज इस दिन दबा दीजिए। तो इस तरह करके आप प्लैनेट्स की पोजीशन को ठीक कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज लगन चार्ट एंड वर्षफल। अब लगन चार्ट क्या है? लगन चार्ट ये है कि आप ओवरऑल आपकी लाइफ रहने कैसे वाली है। लगन चार्ट से ही हम शुभ या अशुभ, दोष या योगों को चेक करते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी कुंडली में आईएएस अधिकारी बनने का योग है या क्लरिकल जॉब का योग है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगा या प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, व्यापार करेगा या नौकरी करेगा, नौकरी करेगा या व्यापार करेगा तो किस लेवल का करेगा, नौकरी या व्यापार दोनों में से कोई भी करे तो उसमें किस तरह की प्रॉब्लम वो फेस करेगा या सब कुछ बहुत इजी गोइंग रहेगा। तो ये सारी चीजें कहां से तय होगी? लगन चार्ट से। बच्चे कितने होंगे, शादी कब होगी, वाइफ कैसी होगी, ससुराल कैसा होगा, भाइयों के साथ संबंध कैसे होंगे, बहनों की कंडीशन क्या रहेगी, मदर के हालात, फादर की कंडीशन, फादर कब ग्रोथ लेंगे, आपकी पैदाइश के बाद फादर ने कोई ग्रोथ ली या उनका कोई बैड टाइम आया, शादी के बाद ससुराल ने तरक्की करी या उसका कोई बैड टाइम आई, ये सारी की सारी चीजें डिसाइड होंगी आपके लगन चार्ट से कि लाइफ के अंदर आप क्या प्रोमिसेस लेकर पैदा हुए। और वर्षफल क्या बताएगा? वर्षफल बताएगा कि ये साल आपका किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो उसकी लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती, अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। अब वो कम है ज्यादा है वो उसके लगन चार्ट पे डिपेंड करेगा, साथ ही वर्षफल पे। अब कई बार आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा राइज कर रहा होता है, मगर कई बार जॉब में भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब को हम बहुत ज्यादा सिक्योर मानते हैं कि उसकी गवर्नमेंट जॉब है,
मगर आपने ये भी देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब वाले कई बार सस्पेंड हो जाते हैं, टर्मिनेट भी हो जाते हैं और कई बार उनको जेल भी हो जाती है। या कई नेता आपने देखे होंगे बड़े बड़े कि वो अभी तक एक राजा के समान जिंदगी जी रहे थे, मगर अचानक ही वो जेल में चले गए, एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो ये सारी की सारी चीजें डिसाइड होंगी आपके लगन चार्ट से। मगर ये कब हैपन होंगी, कब घटित होंगी, ये डिसाइड करेगा आपका वर्षफल। तो रेड बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो 3 चीजों पे चलता है, लगन चार्ट, वर्षफल और रेड बुक के अकॉर्डिंग जो सभी प्लैनेट्स है उनका अपना एक टाइम पीरियड है। तो आपने क्या चेक करना है कि लगन चार्ट आपका क्या कह रहा है, वर्षफल और जो महादशा का चक्र है, यानी कि प्लैनेट्स का अपना जो टाइम पीरियड है वो ये डिसाइड करेगा कि किस समय आपको ये प्लैनेट अपने बैड इफेक्ट देगा या गुड इफेक्ट देगा। अब हम लोग जब हॉरोस्कोप को एनालाइज करते हैं तो एकदम बोल देते हैं कि यहाँ पर आपकी कंपार्टमेंट आएगी या आपकी शिक्षा में इस से इस साल की उम्र में कहीं ना कहीं रुकावट आई होगी। कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि आई होगी और 100% आती है। बेशक सामने वाला आज की डेट में एमबी हो या कोई इंजीनियर हो या किसी हायर पोस्ट पे क्यों ना रहा हो, मगर वो एक्सेप्ट करता है कि यस इस साल में ये प्रॉब्लम आई थी। तो ये किसने डिसाइड किया? ये डिसाइड किया लगन चार्ट ने। तो हमने क्या करना है कि अगर अपने लाइफ को स्मूथली जीना है तो टाइमली सबसे पहले अपने लगन चार्ट को चेक करना है कि हमारा लगन चार्ट क्या कहता है और उसको कैसे करेक्ट करना है। करेक्ट करना किसे कहते हैं कि हमारा लगन चार्ट ये बताएगा कि लाइफ में आपको ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने हैं, ये प्रिकॉशंस लेनी है और ये नहीं लेनी है। किसी को हम कहते हैं कि आपको धर्म स्थान का प्रसाद नहीं खाना, किसी को कहते हैं कि आपने धर्मशाला का निर्माण नहीं करना, किसी को कहते हैं मुफ्त में पानी या दूध का दान नहीं करना, किसी को कहते हैं आपका कि मुफ्त में किसी की शिक्षा के लिए पैसे नहीं देना, किसी को कहते हैं कि साधु भिखारी को रोटी नहीं खिलाना और किसी को कहते हैं कि खिलानी है। तो सबको अलग अलग इफेक्ट आएंगे अपनी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग। अब ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, ये उपाय नहीं है, ये केवल क्या है, प्रिकॉशन है। हम लोग को अगर ये जानकारी पहले से है, अब मैं डेली जब हॉरोस्कोप चेक करते हैं और हमें ये समझ में आता है कि सामने वाले को ये काम नहीं करने, और जब उससे पूछा जाता है कि आपने ये काम नहीं करने, तो कहते हैं कि मैंने यही काम किए, यही काम किए। अब किए उसके बाद से कोई परेशानी आई, हाँ जी उसके बाद से मुझे इतना नुकसान हुआ, इस तरह की मेरे साथ घटनाएं घटी। अब अगर उसे पहले से पता होता कि मुझे ये काम नहीं करने, तो वो उन परेशानियों से बच सकता था। तो उपाय से ज्यादा जरूरी क्या हुआ, प्रिकॉशन। अब आपको एग्जांपल देते हैं, किसी का मून फर्स्ट हाउस में है, मून फर्स्ट हाउस यानी कि लगन भाव या 1 नंबर की राशि में, तो आप अपने लगन चार्ट में चेक कीजिएगा, आप अपने लगन चार्ट में चेक कीजिएगा कि आपका मून कुंडली में कहां बैठा है, या तो लगन में हो या कुंडली में कहीं और हो, मगर 1 नंबर की राशि में हो। ये फॉर एक एग्जांपल आपको बताया जा रहा है, चीजों को समझने का। जिसके भी होगा आप समझ लीजिएगा, या आपके परिवार में किसी न किसी के होगा तो आप उसे समझ सकते हैं जो बताया जा रहा है। अब जैसे कि मून अगर मेष राशि में होगा, चाहे कुंडली के 12 ही घरों में कहीं भी हो या लगन भाव में होगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि उससे हरे रंग से परहेज करना है। मगर ऐसा व्यक्ति हरा रंग ही ज्यादा इस्तेमाल करता होगा। लगन चार्ट क्या कह रहा है कि हरे रंग से परहेज करना है, अदरवाइज परेशानियां आएंगी। मगर ऐसा व्यक्ति हरे रंग का ही ज्यादा इस्तेमाल करता होगा। अब कब ज्यादा करेगा, जिस साल वो वर्षफल के अंदर लगन भाव में आएगा, क्योंकि प्लैनेट्स लगन हाउस के अंदर जहां भी प्लेस्ड होते हैं वर्षफल के अंदर। वर्षफल क्या है, हमारा जन्मदिन आने से लेकर अगला जन्मदिन आने तक का समय। तो वर्षफल के अकॉर्डिंग जब
चंद्रमा मूव करता हुआ, वो जब वर्षफल का टॉपिक कराएंगे तो वर्षफल का टॉपिक काफी बड़ा टॉपिक है, कराने को तो आपको एक ही वीडियो में करा दें, मगर मैं चाहता हूं कि वर्षफल का जो टॉपिक लेके आए तो वो काफी लेंथी टॉपिक है और उसको आप तरीके से अगर समझ लेंगे तो 100% आपको सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि इस साल ये चीजें हमारे साथ क्यों घटी, अगर पैसा आया तो कहां से आया, क्यों आया, पिछले साल क्यों नहीं आया, और अगले साल की कंडीशन क्या है, आने वाला है, ज्यादा आने वाला है, नहीं आने वाला है। तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपका चार्ट जो है वो हर चीज को एक्सप्लेन करेगा। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि अगले साल पैसा कम आने के योग बने हुए हैं, तो वहां पर आप समझ जाएंगे कि मुझे किन चीजों को क्या प्रिकॉशन फॉलो करनी है, क्या रेमेडी फॉलो करनी है कि जिससे अगले साल मैं उस स्थिति से बच पाऊं। तो यहां पर आपने समझना है अपने लगन चार्ट और वर्षफल को। तो जिस साल लगन हाउस के अंदर बैठा हुआ चंद्रमा या कुंडली के अंदर मेष राशि में बैठा हुआ चंद्रमा लगन भाव में वर्षफल में आएगा, उस साल निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आप या तो कोई हरे रंग का कपड़ा खरीद कर लाएंगे, या घर में हरा पेंट करा देंगे, या घर में ग्रीन कलर के कर्टेन लगा देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा आप करेंगे जो हरे रंग से संबंधित होगा। और उसके बाद अगर आप चेक करेंगे कि मैंने लास्ट ईयर इस तरह का मेरे साथ हुआ कि मेरे वर्षफल के अंदर मेरा फर्स्ट हाउस का मून जो है या मेष राशि का मून जो है वो वर्षफल में फर्स्ट हाउस के अंदर आ गया, तो मैंने ये सारे काम किए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे इस तरह के इशू आए थे, फाइनेंशियल इशू आए थे, मदर के हेल्थ इशू आए थे। तो आपने चीजों को बड़े ध्यान से समझना है, अपनी हॉरोस्कोप को सबसे पहले लगन चार्ट को चेक करना है, समय रहते कर लेना है। अगर आपको चीजें लेट समझ में आई हैं तो कम से कम आप इन वीडियोस को देखकर अपने बच्चों के लिए अलर्ट हो सकते हैं, अपने बच्चों की हॉरोस्कोप को समझ सकते हैं कि हमारा बच्चे ने लाइफ में करना क्या है, बच्चा कहना नहीं मान रहा है तो क्यों नहीं मान रहा है, उससे लड़ना नहीं है, चीजों को समझना है। उसे गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो उसका इलाज क्या है, अगर वो उसकी सेहत नहीं बन पा रही है तो उसका कारण क्या है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज और आप समझिएगा कि जब आप किसी चार्ट को देखते हैं तो उस एक चार्ट से आप पूरे खानदान के बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अब दूर मत जाइए, पूरे खानदान के बारे में आपकी फैमिली की बात करते हैं। अब आपके चार्ट के अंदर अगर कोई प्लैनेट जो आपके बेटे से संबंधित है, जैसे कि पिछली वीडियोस में बताया है कि कौन सा प्लैनेट किससे संबंधित है, तो वहां पर आप चेक करेंगे कि वो प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में खराब है जो बेटे का कारक है, या वो हाउस खराब है जो संतान का कारक है, तो निश्चित तौर पर संतान को कोई ना कोई इशू रहेगा, आपके साथ वैचारिक मतभेद भी रहेंगे, कहीं ना कहीं परेशानी संतान को लेकर, बेटे को लेकर बनी रहेगी। बेटी का कारक खराब है तो बेटी को लेकर बनी रहेगी। अगर लाइफ पार्टनर, मैरिड लाइफ का जो कारक है वो खराब है तो आप देखेंगे कि आफ्टर मैरिज लड़की यानी कि जो आपकी वाइफ है उसके हेल्थ इशू कई बार आप देखते होंगे स्टार्ट हो गए। अब शादी से पहले लड़की बिल्कुल ठीक थी, आफ्टर मैरिज जो है वो आपका हेल्थ इशू स्टार्ट हो गए और हॉस्पिटल के चक्कर लगने शुरू हो गए। अब अगर आपको ये चीजें टाइमली समझ में आ जाएंगी तो आप समय रहते उसकी रेमेडी कर लेंगे। अब रेमेडी करने के लिए भी इसके अलग अलग मेथड है, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि रेमेडी कब करनी है, कौन सी करनी है, किस तरह से करनी है, और लगन चार्ट की रेमेडी कैसे करनी है, वर्षफल की रेमेडी कैसे करनी है, दोनों को कंबाइन करके कैसे हमें चीजों को 100% करेक्ट करना है। यहां पर पूरी फैमिली का चार्ट एक दूसरे पे इफेक्ट करता है। तो जैसे कि आपके चार्ट इफेक्ट कर रहा है आपकी बेटी पर, आपकी वाइफ पर, आपके फादर पर, आपकी मदर पर, हम एग्जैक्टली इन चीजों को समझ जाते हैं कि आपकी पैदाइश के बाद बच्चे की पैदाइश में अगर कुछ ऐसे योग है कि मदर के हेल्थ इशू रहेंगे तो मदर पहले ठीक होंगी, मगर आपकी पैदाइश के बाद कहीं ना कहीं वो इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे कि उनके हेल्थ इशू चलते होंगे, मगर वो किस साल ज्यादा रहेंगे किस साल कम रहेंगे वो आपका वर्षफल बताएगा। तो आप अगर अपने लगन चार्ट के अकॉर्डिंग प्रिकॉशन और कुछ रेमेडीज जो आपको होल लाइफ करनी है, क्योंकि यहाँ पर ये सिस्टम है कि कुछ रेमेडीज हमें होल लाइफ करनी है, कुछ अपने वर्षफल के अकॉर्डिंग करनी है, दोनों को तरीके से समझ के करोगे तो कभी लाइफ के अंदर
ज़्यादा बड़े इशू नहीं आएंगे। अगर बहुत बड़ी कोई घटना लिखी भी होगी, जैसे एक्सीडेंट है या कोई गंभीर बीमारी है, तो वो या तो होगी नहीं या ना के बराबर होके रह जाएगी। तो आज हमने बात करी अपने लगन चार्ट और वर्षफल, इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि रेमेडीज क्या हैं, कैसे करनी है, कब करनी है, किसकी करनी है, और वो काम कब क्यों काम नहीं करती, इन सब के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।